Hello dear students, today we are going to study the part 2 of topic process and functions of management. As in part 1 we have studied meaning of process, meaning of management process and also characteristics of process of management, and in today's class we are going to study functions of management. So let's start. First function is planning. The first function of management is planning. It is referred as the primary function of management. कि यह प्रबंध का प्राथमिक और महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है. प्लानिंग इज कंसर्न विद डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड वेज एंड मीन्स फॉर अचीविंग देम. नियोजन उद्देश्यों के निर्धारण और उनकी प्राप्ति के तरीकों और विधियों के निर्धारण से संबंध रखता है. प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सीकिंग आंसर्स टू सम ऑफ द स्पेसिफिक पर्टिकुलर क्वेश्चंस एज व्हाट इज टू बी डन, व्हाई इट इज टू बी डन, हाउ द वर्क विल बी डन, हु विल डू द वर्क, व्हेन द वर्क विल बी डन, वेयर द वर्क विल बी डन. यानी नियोजन कुछ निश्चित प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास करता है, जैसे क्या किया जाना है, क्यों किया जाना है, कैसे किया जाना है, कौन करेगा, कब करेगा, कहाँ करेगा. इन सारे प्रश्नों के उत्तर खोजने का कार्य नियोजन में इंक्लूडेड होता है. प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस consisting of certain steps or functions as environment analysis or evaluating environmental forces. And second is establishing objectives of organization and establishing planning premises, developing alternative strategies, evaluating alternatives, selection of a course of action, formulating policies, programs, procedure, method, rules, etc. यानी नियोजन एक ऐसा इंटेलेक्चुअल काम होता है जिसको करने के लिए सर्टेन प्रोसेस को अडॉप्ट करना होता है, जिसमें सबसे पहला आता है वातावरण का विश्लेषण करना, उद्देश्य, फिर आता है उद्देश्यों का निर्धारण करना, फिर आता है नियोजन के आधारों का निर्धारण करना, फिर वैकल्पिक योजनाएं बनाना, उन योजनाओं का मूल्यांकन करना, और फिर सिलेक्शन ऑफ ए कोर्स ऑफ एक्शन यानी कार्यवाही का चयन करना या कार्य करना, और उसके बाद में फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज, प्रोग्राम्स ये आते हैं. तो इस तरीके से नियोजन करते समय इन सारे कार्यों को करना होता है. तो प्लानिंग जो होता है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है. कोई भी उपक्रम किसी भी काम को करने के बारे में जब सोचता है और उनका निर्धारण करता है तो उसी को हम प्लानिंग के नाम से जानते हैं. और प्लानिंग जो होती है वो लॉन्ग टर्म भी हो सकती है और शॉर्ट टर्म भी हो सकती है. बट द टाइम स्पैन ऑफ प्लान इज़ यूजुअली शॉर्टर at supervisory level than at the top level of the organization. Usually top managers plan for longer periods and for the whole organization, whereas supervisory managers plan for much shorter periods and for their respective departments only. अब बात कर रहे हैं नेक्स्ट फंक्शन की, जो कि है ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं और रिसोर्सेस हैं उनको अलाइन करना, उनके बीच में एक रिलेशनशिप की इस्टेब्लिशमेंट करना, इसी को हम ऑर्गेनाइजिंग या ऑर्गेनाइजेशन के काम या नाम से जानते हैं. ऑर्गेनाइजिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप अमंग ह्यूमन एंड फिजिकल फैक्टर्स and activities in an organization. Thus, it is a structure of authority and responsibility relationship. यानी यह संबंधों का एक ढांचा कहलाता है. संगठन एक प्रक्रिया है जिसमें किसी संस्था की संपूर्ण क्रियाओं को निश्चित और वर्गीकृत किया जाता है. विभिन्न व्यक्तियों के बीच अधिकारों और दायित्वों का विभाजन किया जाता है और उन सभी व्यक्तियों के बीच आपसी संबंधों की स्थापना की जाती है. सरल शब्दों में ये कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें
जितना भी वर्किंग लोग हैं उन वर्किंग स्टाफ के बीच में वर्किंग रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश किया जाता है या डिफाइन किया जाता है। हु विल बी द बॉस एंड हु विल बी द सबऑर्डिनेट, कौन डायरेक्शन दे सकता है, कौन किसको इंस्ट्रक्शन देगा और कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ये सारा जो पिक्चर है इसका क्लैरिफिकेशन ही ऑर्गेनाइजिंग के नाम से जाना जाता है। तो जो एक ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस होता है उसमें बेसिकली आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग द एक्टिविटीज़ इंक्लूड होता है, फिर उन एक्टिविटीज़ की ग्रुपिंग इंक्लूडेड होती है, फिर असाइनिंग द एक्टिविटीज़ टू स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, यानी कि इन कार्यों को कौन कौन से विभाग करेंगे इसका निर्धारण किया जाता है, डेलीगेटिंग नेसेसरी अथॉरिटीज़, फिर जिनको ये कार्य दिए जाते हैं उनको साथ ही साथ में अधिकार भी दिए जाते हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिटरमाइन की जाती है। और इस तरीके से इस सारे फंक्शनिंग में उनके बीच में रिलेशनशिप कैसी रहेगी, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल रिलेशनशिप रहेगी, इसका भी डिटर्मिनेशन किया जाता है और इसी सारे प्रोसेस को ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है डायरेक्टिंग यानी कि निर्देशन। Directing means influencing and mobilizing individuals and groups in an organization to do desired tasks through leadership, motivation, communication, and supervision for accomplishing objectives of the organization। यानी जो निर्देशन होता है वह एक ऐसा काम होता है जिसमें मैनेजर्स एम्प्लॉयज़ को लीडरशिप देते हैं या नेतृत्व प्रदान करते हैं, उनको अभिप्रेरित करते हैं और उनके बीच में संदेशों के आदान प्रदान की व्यवस्था करते हैं और उनके मनोबल को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से जो डायरेक्शन है वो एक ऐसा ब्रॉड टर्म हुआ जिसमें एम्प्लॉयज़ से काम लेने के लिए एक मैनेजर को लीड भी करना होगा, एक मैनेजर को मोटिवेट भी करना होगा, एक मैनेजर को कम्युनिकेट भी करना होगा और इस तरीके से उसे कई सारे काम इसमें करने होंगे। तो जो डायरेक्शन है वो एक ब्रॉडर टर्म हुआ। द डायरेक्टिंग फंक्शन इन्वॉल्व्स सब फंक्शंस एज वन इज लीडरशिप एंड नेक्स्ट इज मोटिवेशन, थर्ड वन इज कम्युनिकेशन एंड फोर्थ इज सुपरविजन। पहले बात करते हैं लीडरशिप की। लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ गाइडिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर ऑफ सबऑर्डिनेट्स टू वर्क विलिंगली फॉर अटेनिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी संस्था के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कर्मचारियों का स्वैच्छिक सहयोग प्राप्त करने के लिए उनको प्रभावित करने, उनके व्यवहार को प्रभावित करने की प्रक्रिया ही नेतृत्व कहलाती है। कि एक व्यक्ति अपने प्रभाव से अन्य व्यक्तियों से सहयोग प्राप्त करे, इसी कार्य को नेतृत्व के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है मोटिवेशन। मोटिवेशन मीन्स अराउजिंग डिजायर्स एंड विशेस इन द माइंड ऑफ सबऑर्डिनेट्स टू डू द बेस्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। कि एक व्यक्ति के दिमाग में ऐसी इच्छाएं जागृत करना कि वह अपने संगठन के लिए बेस्ट कंट्रीब्यूशन दे, इसे को मोटिवेशन के नाम से जाना जाता है। अभिप्रेरण व्यक्तियों व समूह को अधिकतम उत्साह के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करने की एक प्रक्रिया होती है और मोटिवेशन को अडॉप्ट करना मैनेजमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि मोटिवेट करके काम लेना एक पॉजिटिव बात मानी जाती है, बजाय इसके कि एम्प्लॉयज़ को ऑर्डर एंड प्रेशराइज करके उनके साथ में काम लिया जाए। So motivation satisfies needs and meets the expectations of the employee. It creates willingness among the employees to contribute more to their job. This leads to higher performance. तो इस तरीके से उनको हम हाई परफॉर्मेंस के लिए तैयार कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यानी कि संप्रेषण भी कहते हैं इसको हिंदी में। Communication is a process of exchanging of information, facts, ideas, emotions, and understanding by two or more persons. It is a systematic process of conveying or exchanging careful listening and understanding of the message. तो जो संप्रेषण होता है वह एक ऐसा काम होता है
जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में विचारों, तथ्यों, सूचनाओं और तर्कों का आदान प्रदान किया जाता है। संप्रेषण एक ऐसी व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें दो या अधिक व्यक्ति संदेशों, उनके विचारों, तथ्यों, अर्थों, मनोवृत्तियों और आपत्तियों का आदान प्रदान करते हैं। कम्युनिकेशन इज फंडामेंटल and vital to all managers. It is a basis of action and cooperation. Sound communication system gets ideas and instructions understood properly, results in increased performance and morale. And next is supervision यानी कि पर्यवेक्षण कि जो सुपरविज़न होता है वह एक ऐसा काम होता है जिसके द्वारा अधीनस्थों के कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है। द सुपरविजन इज अ प्रोसेस ऑफ एंश्योरिंग परफॉर्मेंस ऑफ सबऑर्डिनेट्स इन अकॉर्डेंस विद द प्लान, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, प्रोसीजर्स, मैथड्स, रूल्स एट्सेट्रा। यानी कि पूर्व निर्धारित योजनाओं, नीतियों, कार्यक्रमों और प्रक्रियाओं और विधियों और नियमों के अनुसार कर्मचारियों के कार्यों को सुनिश्चित करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को पर्यवेक्षण या निरीक्षण के नाम से जाना जाता है। सुपरविजन इज इम्पॉर्टेंट एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट. इट इज़ मेनली कंसर्न विद द ऑपरेटिव लेवल ऑफ मैनेजमेंट, यानी यह कार्यात्मक या क्रियात्मक स्तर पे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। अब बात कर रहे हैं हम नेक्स्ट फंक्शन की, जो कि है कंट्रोलिंग. कंट्रोल यानी नियंत्रण. कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग, कंपेयरिंग एंड करेक्टिंग द परफॉर्मेंस in order to ensure that things are performed in accordance with the plans. यानी कि नियंत्रण वह कार्य है जिसके द्वारा कर्मचारियों के कार्यों को मापा जाता है, कंपेयर किया जाता है और अगर इसमें अंतर पाया जाता है तो सुधारात्मक कार्यवाही भी इसमें इंक्लूडेड रहती है। इसलिए कहेंगे कि नियंत्रण वह प्रक्रिया है जिसमें पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करने वालों के कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है, जिससे संस्था के उद्देश्यों को निर्धारित योजनाओं और कार्यक्रमों के अनुसार पूरा किया जा सके। तो इसलिए इसमें सबसे पहले कार्य करने के स्टैंडर्ड्स यानी प्रमाप डिसाइड किए जाते हैं एंड इन द नेक्स्ट स्टेप मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस, फिर उनका मूल्यांकन किया जाता है, मापन किया जाता है, कंपेयरिंग की जाती है, कंपैरिजन होता है कि जो सेट था और जो आउटकम है उनमें क्या डिफरेंस है, फाइंडिंग आउट वेरिएशंस बिटवीन एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एंड इन द लास्ट टेकिंग करेक्टिव स्टेप्स टू रिमूव सिग्निफिकेंट वेरिएशंस फॉर इंश्योरिंग परफॉर्मेंस एज पर प्लान्स. अब बात कर रहे हैं हम मैनेजमेंट के कुछ अदर फंक्शंस की, जिनमें है डिसीजंस मेकिंग यानी कि निर्णयन करना. Decision making is also regarded as a function of management. Decision making is a process of choosing a course of action from among the available alternative courses of action. यानी कार्य करने के उपलब्ध विकल्पों में से अच्छे विकल्प को चुनना, सर्वोत्तम विकल्प को चुनना ही निर्णय करना कहलाता है. The process of decision making consists some steps, that is analysis of problem, defining the problem, developing alternative courses of action, evaluating and choosing the best course of action, feedback and follow up. इन सब के बारे में हम डिटेल चैप्टर्स बाद के टॉपिक्स में पढ़ेंगे. अभी हम ये जान रहे हैं कि मेनली मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं. तो डिसीजन मेकिंग एक फंक्शन होता है. डिसीजन करने के लिए जो प्रबंधक हैं उनको प्रॉब्लम को एनालाइज करना होता है, फिर प्रॉब्लम को डिफाइन करना होता है, स्पेसिफाई करना होता है, पहचानना होता है कि यह प्रॉब्लम है, फिर उसको सॉल्व करने के लिए ऑल्टरनेटिव ढूंढने होते हैं, फिर उनका भी इवोल्यूशन किया जाता है और अल्टीमेटली उसका फीडबैक और फॉलोअप करके एक्शन को अप्लाई किया जाता है. एंड द नेक्स्ट इज स्टाफिंग यानी कि नियुक्ति. Staffing is the process of planning, recruiting, selecting, training, developing, compensating, promoting, prompting
and maintaining human resources in an organization. Staffing function aims at placing the right person to the right job on sustained basis. It is concerned with strengthening the human resources of an organization by following sound personnel policies. यानी जो स्टाफिंग होता है वो एक ऐसा काम होता है जिसमें एम्प्लॉयज़ के संबंध में प्लान किया जाता है, उनकी भर्ती की जाती है, उनका चयन किया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनका डेवलपमेंट किया जाता है, उनको कंपनसेट किया जाता है और इसी के साथ साथ उनको बनाए रखा जाता है. सो स्टाफिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जिसको कि हम पर्सनल मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं. पर्सनल मैनेजमेंट भी कहते हैं और आजकल इसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के नाम से भी जाना जाता है. नेक्स्ट है इनोवेशंस. इनोवेशंस का मतलब होता है कि नए कार्य करने के नए तरीक़ों को खोजना. तो इनोवेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. इनोवेशन कंसिस्ट ऑफ डेवलपिंग न्यू एंड बेटर वेज ऑफ डूइंग थिंग्स. यह भी कहा जाता है कि जो इनोवेशन होता है उसमें न केवल बेटर वेज को या टेक्निकल वेज को देखा जाता है, बल्कि इसमें संस्था के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको किस तरीके से बेटर वे में अचीव किया जा सकता है, इसको भी इनोवेशन ही कहा जाएगा. एंड नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन, यानी कि प्रतिनिधित्व करना. तो जो बिज़नेस होता है वो वैक्यूम में नहीं होता है, इसलिए जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके मैनेजमेंट को, उनके प्रबंधकों को संस्था के बाहर जितनी भी पार्टीज़ हैं उनके साथ में एक अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने होते हैं, इसीलिए उनके टच में रहना होता है. तो इन संस्थाओं के साथ बातचीत करना, इनमें अपना पार्टिसिपेशन देना, इसके लिए जो रिप्रेजेंटेशन का काम होता है, प्रतिनिधित्व का काम होता है, वह काम भी प्रबंधकों का होता है. इसलिए इसको भी हम प्रबंध के काम में शामिल करते हैं. अ मैनेजर मे फुलफिल his responsibility for representing merely by being accessible and pleasant. At other times, he may be deeply involved in negotiations. Usually, a manager performs this function with the help of his subordinates. तो इस तरीके से हमने आज की क्लास में पढ़ा कि एक मैनेजर को या एक मैनेजमेंट में क्या क्या फंक्शंस इंक्लूडेड रहते हैं. तो मैनेजमेंट के फंक्शंस में प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्टिंग है, और डायरेक्टिंग में फर्दर लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, सुपरविज़न इंक्लूडेड है, और कंट्रोलिंग. इसके अलावा हमने अदर फंक्शंस में डिसीजन मेकिंग, स्टाफिंग, इनोवेशन एंड रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ा. दैट्स ऑल. थैंक यू.